हेलो दोस्तों, बीते 1 जुलाई को भारत में 3 आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता देश में लागू हो गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस कानून के विधेयक को पिछले साल दोनों ही संसदों में ध्वनि मत से पास कराया गया था। हालांकि आपको बता दें कि इस कानून के जो विधेयक थे उसको पास करने के लिए दोनों संसद में केवल 5 घंटे की ही बहस हुई थी। यह वही समय था जब संसद में विपक्ष के लगभग 140 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि उस समय जो विपक्ष दल के सांसद थे और ऐसे लोग जो कानून के जानकार हैं, उनका कहना था कि जो कानून देश की न्याय व्यवस्था को बदल कर रख देगा उस पर उचित बहस होनी चाहिए। हालांकि अनफॉर्चुनेटली इस कानून के जो विधेयक थे उस पर केवल 5 घंटे की ही बहस हुई और 140 सांसद निलंबित थे। बहरहाल ये अपनी एक अलग स्टोरी है। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कानून है जो सोमवार यानी 1 जुलाई को पूरे देश भर में लागू हो गया, इन कानूनों का कई ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पे इन कानूनों का विरोध हो रहा है। रविवार को केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि जो राज्य की सरकार है वो भारतीय सुरक्षा संहिता में अपनी ओर से संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है। सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1852 की जगह ले चुके हैं। अगर हम आपको बताएं तो भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे कि शादी का वादा करके शादी न करने पर अब 10 साल की सजा होगी। नस्ल, जाति, समुदाय और लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में अब आजीवन कारावास की सजा होगी। यूपीए जैसे आतंकवाद रोधी कानून को भी इसमें शामिल किया गया है। 1 जुलाई यानी सोमवार की रात 12 बजे से देश भर के 650 से ज्यादा जिला न्यायालय और 16,000 पुलिस थानों को यह व्यवस्था अपनानी है। अब अपराधों को सीआरपीसी धारा 154 के बजाय बीएनएसएस की धारा 173 के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि इन नए आपराधिक कानूनों से क्या क्या बदलेगा। इस कानून की जो पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि अब एफआईआर जांच और सुनवाई के लिए एक तय सीमा अनिवार्य होगा। अब सुनवाई के 45 दिनों के भीतर ही फैसला देना होगा। शिकायत के 3 दिन के भीतर ही एफआईआर दर्ज करनी होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है कि एफआईआर अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी सीसीटीएनएस के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। यह प्रोग्राम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत काम करता है। पहले केवल 15 दिनों की ही पुलिस रिमांड दी जाती थी, लेकिन अब 60 से 90 दिनों तक पुलिस की रिमांड दी जाएगी। केस का ट्रायल शुरू होने से पहले इतने दिनों तक जो पुलिस की रिमांड है, इसको लेकर कई कानून के जानकार चिंतित है। इसका तीसरा बिंदु कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले हरकतों को अपराधों की एक नई श्रेणी में डाला गया है। तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। यह नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत इसमें किस तरह की सजा दी जा सकती है, इसकी विस्तृत परिभाषा दी गई है। चौथा पॉइंट कहता है कि आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जैसे विशेष कानून का हिस्सा थे, अब इसे भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि जो पॉकेटमारी जैसे छोटे असंगठित अपराध है, अब इन मामलों में भी 3 साल तक की सजा हो सकती है। पहले इस मामले को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान थे। शादी का झूठा वादा करके सेक्स को विशेष रूप से है अपराध के रूप में पेश किया गया है और इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। ब्याह विचार और धारा 377 जिसका इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता था, इसे अब हटा दिया गया है। कर्नाटक की सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि 377 को पूरी तरह हटाना सही नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अप्राकृतिक सेक्स के अपराधों में किया जाता है। इसके अलावा जांच पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य बना दिया गया है। एक और सबसे महत्वपूर्ण कानून यह है कि अब मौत की सजा पाने वाला दोषी ही केवल दया की अपील कर सकता है। पहले एनजीओ या सिविल सोसाइटी ग्रुप दोषियों की ओर से दया याचिका दायर करते थे, और अब जो दोषी है उसे ही जो दया की याचिका है वो दायर करनी होगी। तो एक कानून की मुख्य बातें थी। हालांकि इसका बहुत जगह विरोध भी हो रहा है। कानून को लागू करने के 1 सप्ताह पहले ही विपक्ष शासित 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हैं, गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस कानून को न लागू करने की मांग कर चुके हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार ने इस कानून के नाम पर भी आपत्ति जताई है। कर्नाटक और तमिलनाडु का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि
संसद में पेश किए जाने वाले कानून अंग्रेजी में होने चाहिए। बहरहाल 1 जुलाई से तो ये लागू हो गया है, लेकिन बहुत से लोग इसको लेकर चिंता जता रहे हैं। इसकी आगे की जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।